एस्पिरेंट्स एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज में ये नेक्स्ट वीडियो है। और ये एक्सपेक्टेड ऐसे क्वेश्चन का पार्ट फोर्थ वीडियो है। और ये मैंने पहले भी बताया था कि ये मैं जनवरी मंथ का जो हिंदू एडिटोरियल है वहां से मैं ये क्वेश्चंस को एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ, और इसमें जो डेटा है वो भी हिंदू एडिटोरियल से ही लिए गए हैं। और मैं एक अनाउंसमेंट कर दूं, परसों से आंसर राइटिंग बैच शुरू हो रहा है। तो जो भी स्टूडेंट्स टारगेट कर रहे हैं CAPF पेपर 2 के एग्जाम को 2025 का, तो वो बैच में जरूर एनरोल हो। और इस ये बेसिकली बैच आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का है, जिसमें इवैल्यूएशन करवाया जाएगा। हर दिन होगा डेली बेसिस पे, और डेली बेसिस पे आपको अपना आंसर्स का फीडबैक मिलेगा, ऑडियो फीडबैक, रिटन फीडबैक। तो ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है पेपर 2 के को क्लियर करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। तो 24th क्वेश्चन है एक्सपेक्टेड ऐसे क्वेश्चन, सेल्फ रिलायंस इन क्रिटिकल सेक्टर इज की टू एनहांसिंग नेशनल सिक्योरिटी एंड ensuring स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। तो इसमें जो है आप लोगों को सबसे पहले फिगर आउट करना है कौन सा क्रिटिकल सेक्टर है। तो बहुत सारे क्रिटिकल सेक्टर्स हैं, मगर मैंने ये तीन लिया है, डिफेंस, एनर्जी एंड ICT। ये तीन क्रिटिकल सेक्टर लिया है। अगर मैं सारे लूंगी तो मैं हर क्रिटिकल सेक्टर को जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगी, और नेशनल सिक्योरिटी से उसको मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि हमारे पास वर्ड लिमिट है, राइट। तो डिफेंस, एनर्जी एंड ICT लिया। अब उसके बाद मैं सबसे पहले डिफेंस के बारे में बता रही हूँ कि डिफेंस में सेल्फ रिलायंस होना जरूरी है। और फिर मैंने एक डेटा दिया कि 65% ऑफ इंडियाज डिफेंस नीड्स आर मेट डोमेस्टिकली, रिड्यूसिंग इंपोर्ट डिपेंडेंसी। फिर एक्सपोर्ट के बारे में बता दिया कि इस तरह से एम्बिशियस टारगेट रखा है गवर्नमेंट ने। उसके बाद आप और भी डेटा दे सकते हो, मगर ये दो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद एनर्जी के बारे में, इंडिया इज कमिटेड टू एनर्जी इंडिपेंडेंस बाय 2047। याद रखना, अगर इंडिया शिफ्ट हो जाता है रिन्यूएबल एनर्जी में, और रिन्यूएबल एनर्जी को हार्नेस करना शुरू कर देता है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो डिपेंडेंस है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में वो कम हो जाएगा। ओके। तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो इंपोर्ट होता है वो इंपोर्ट होना भी कम हो जाएगा। तो इसीलिए एनर्जी डिपेंडेंस के लिए रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद नेशनल सोलर मिशन, PM कुसुम, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना सोलर एनर्जी अडॉप्शन को बूस्ट कर रहा है। तो ये मैंने एनर्जी का लिख दिया। इसमें सेल्फ रिलायंस के लिए इंडिया क्या कर रही है वो लिखा है। उसके बाद ICT, ICT के लिए लिखा है डीप टेक फंड ऑफ फंड्स एंड अनाउंस इतना फेलोशिप फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी रिसर्च इन IIT and ISC. 500 crore has been allocated to establish a center of excellence for AI in education. तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ये क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर इस पे सेल्फ रिलायंस रहा तो जो गैदरिंग ऑफ इंटेलिजेंस है वो अच्छे से होगा, जो एस्पियोनेज सिस्टम है उसको ट्रैक कर सकते हैं, जो सैपोडेज होता है उसको भी ट्रैक कर सकते हैं, साइबर अटैक को ट्रैक कर सकते हैं। इसीलिए ICT और AI में सेल्फ रिलायंस होना जरूरी है। तो ये है इस क्वेश्चन का कुछ कंटेंट, मैं आपको फुट नोट्स के फॉर्म में दे रही हूँ। अब आपको कंटेंट बिल्डअप करना है, क्वेश्चन के डिमांड को समझ के कंटेंट देना है और उसको ऑर्गेनाइज करना है। नेक्स्ट है इंडियाज पार्टनरशिप विद द कंट्रीज ऑफ अरेबियन गल्फ, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। अब स्टूडेंट्स, इसमें अरेबियन गल्फ है, उसमें अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस। यानी आपको सबसे पहले ये जानना, अरेबियन गल्फ में ये सारे कंट्रीज आते हैं, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कुवैत, कतार, ओमान, बहरीन, ईरान, इराक, ये सारे आते हैं। अब इसमें अपॉर्चुनिटीज क्या है? तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का जो टाइज है उसको स्ट्रेंथन करना है। फाइन। फिर उसके बाद एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में बताना है अपॉर्चुनिटीज में। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में बताना है, ये सारी अपॉर्चुनिटीज में आएंगे। मैरीटाइम सिक्योरिटी के बारे में बताना है, तो इसमें आप स्लॉक्स के बारे में बताओगे। कुवैत लीडरशिप के बारे में बताना, रीसेंट विजिट हुआ है PM का, तो आपको ये भी बताना है। फिर अपॉर्चुनिटीज और चैलेंज में फिर आपको चैलेंजेस के बारे में बताना है, जियो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, रीजनल टेंशन से अरेबियन गल्फ में, ये आपको बताना है। लेबर कंसर्न्स बताना है, इंडियन वर्कर्स राइट्स इन गल्फ कंट्रीज, डिपेंडेंस, इंडिया का डिपेंडेंस ऑल पे
वो बताना है। तो मस्ट बैलेंस एनर्जी इंपोर्ट्स विद ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल्स, जो अभी हमने बात की कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी में ट्रांजिशन करना होगा। सिक्योरिटी रिस्क, टेररिज्म, पायरेसी, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स इम्पैक्ट मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड ट्रेड रूट्स। तो ये चैलेंजेस है, और फिर आपको अपना कंक्लूजन देना है। याद रखना कंक्लूजन पूरा का पूरा कनेक्टेड होना चाहिए क्वेश्चन से। कभी कभी कंक्लूजन एकदम डिसकनेक्टेड होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर 26 क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन इंटरनेशनल रिलेशन पे है स्टूडेंट्स। तो 26 क्वेश्चन है, द चेंजिंग जियो पॉलिटिकल रियलिटीज इन वेस्ट एशिया हैव थ्रोन अप न्यू सेट ऑफ चैलेंजेस फॉर इंडिया। जियो पॉलिटिकल रियलिटीज इन वेस्ट एशिया, तो वेस्ट एशिया में ये सारे कंट्रीज आते हैं। अब आपको इन कंट्रीज का जो जियो पॉलिटिकल अंदर में जो कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, टेंशंस हो रहे हैं, उससे इंडिया के लिए क्या चैलेंजेस है, ये बात करनी है। तो सबसे पहले आपको कन्फ्लिक्ट्स के फैक्ट्स बताने, या जियो पॉलिटिकल रियलिटीज के फैक्ट्स आपको बताने होंगे। तो इसमें क्या होगा, इसराइल पैलेस्टाइन का बताओगे, जिसमें और भी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हो रही है, ईरान, लेबनान, जॉर्डन, सीरिया। उसकी वजह से रीजनल इंस्टेबिलिटी हो रही है। फिर इंडिया का मेजर स्टेक है, इतने इंडियंस एम्प्लॉयड है गल्फ कंट्रीज में। ट्रेड पार्टनरशिप की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, यानी चाबा पोर्ट, इंडिया मिडिल ईस्ट, ये सारे जो है इनके स्टेक्स है इंडिया के गल्फ कंट्रीज में, ये बताना है। अब चैलेंजेस क्या है, रीजनल कॉम्प्लेक्सिटी एंड सिक्योरिटी कंसर्न। ये कन्फ्लिक्ट है वो इंडिया के इन्वेस्टमेंट को थ्रेटन कर रहा है, डिप्लोमेटिक टाइज को थ्रेटन कर रहा है। फिर गैस पाइपलाइन इनिशिएटिव है, चाबार पोर्ट है, तो ये सारे इन्वेस्टमेंट इंडिया के हैं, जो एक तरीके से ये जो रीजनल कॉम्प्लेक्सिटीज है, ये हर्डल बन जाएंगे ये सारे इनिशिएटिव्स में। इंडिया का जो एनर्जी डिपेंडेंसी है, वो भी एक चैलेंज है, और इंडिया को अपनी डायस्पोरा को प्रोटेक्ट करना है, ये भी एक चैलेंज है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको बतानी है, बहुत ऑर्गेनाइज वे में आपको अपना ऐसे लिखना है। नेक्स्ट है अफगानिस्तान पाकिस्तान टेंशंस ओपन एवेन्यूज फॉर इंडिया टू एक्सपैंड रीजनल इन्फ्लुएंस। तो सबसे पहली चीज है अफगानिस्तान पाकिस्तान टेंशन, तो इसका फैक्ट्स आपको बताना है। बेसिकली जो मूट क्वेश्चन है वो ये है कि इंडिया को अपना रीजनल इन्फ्लुएंस को एक्सपैंड करने का मौका मिल रहा है पाकिस्तान को बाईपास करके, राइट। मगर सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ही आप अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच का जो टेंशन है ना, उसका ग्राउंड रियलिटी आप बता दो। तो वैसे तो टेंशन्स जो उसके एविडेंस काफी है, मगर जो अभी रिसेंटली जो हुआ है वो दिसंबर 2024 में हुआ है, जहां पे अ, जो टीटीपी और पाकिस्तान के बीच में जो कन्फ्लिक्ट हुआ है, जैसे पाकिस्तानी लॉन्चिंग एयर स्ट्राइक्स इन ईस्टर्न पख्तिका किलिंग 46 पीपल इन रिस्पॉन्स टू टीटीपी अटैक दैट किल्ड 16 पाकिस्तानी सोल्जर्स। तो इन लोग का जो टेंशन हो रही है, दैट इज ये बॉर्डर डिस्प्यूट्स है ओवर द ड्यूरैंड लाइन एंड काबुल टेरिटोरियल क्लेम्स ओवर पाकिस्तानी रीजन। तो अफगानिस्तान पाकिस्तान रीजन का कुछ टेरिटरी को क्लेम कर रहा है, तो इसके वजह से ये जो डिस्प्यूट हो रहा है, बॉर्डर डिस्प्यूट हो रहा है। अब अब हम जो मूट क्वेश्चन है, जो क्रक्स है क्वेश्चन का, जिसका आप सेकंड पैराग्राफ से बात करते जाओगे, वो है इंडिया किस तरह से अपने रीजनल इन्फ्लुएंस को एक्सपैंड कर सकता है। तो इंडिया इस समय स्टेबलाइजिंग फोर्स का काम कर सकता है, और अपने टाई सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान से स्ट्रेंथन कर सकता है। और मगर अब किस तरह से करेगा ये पूरा आपको लिखना होगा, फाइन। मगर इसमें प्रॉब्लम क्या है, पहले इंडिया हमेशा एंटी तालिबान फोर्सेस को सपोर्ट करता था, मगर फिर 2022 में जब तालिबान गवर्नमेंट में आया, तो इंडिया फिर से अपने टेक्निकल टीम को भेजा काबुल एम्बेसी में। ओके, कोशिश कर रहा है कि तालिबान से उनका जो जियो पॉलिटिकल टाइज है वो फिर से इनिशिएट हो जाए। चाबार पोर्ट है, इंडियाज इन्वेस्टमेंट इन चाबार पोर्ट प्रोवाइड्स अ क्रिटिकल ट्रांजिट रूट टू अफगानिस्तान, अवॉइडिंग डिपेंडेंस ऑन पाकिस्तान एंड काउंटरिंग चाइनाज इन्फ्लुएंस। अफगानिस्तान ऑफर्स इंडिया रूट वाया चाबार पोर्ट टू एक्सेस दीज मिनरल रिसोर्सेज। तो अफगानिस्तान में बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज है, तो पाकिस्तान को बाईपास करके वो मिनरल रिसोर्सेज आराम से एक्सेस कर सकता है इंडिया।
फिर इंडिया का अपना इकोनॉमिक एंड स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट है, जिसकी वजह से वो अपना रीजनल इन्फ्लुएंस बढ़ा सकता है। तो ये मैंने यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, 3 बिलियन इन अफगानिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। फिर तालिबान ऑफिशियल खुद भी उन्होंने कहा है कि इंडिया का जो इतना 20 ईयर्स तक जो इंडिया इतना सारा इन्वेस्टमेंट किया है वो बहुत प्रोडक्टिव रहा है, एंड दे वुड लाइक इंडिया टू स्टे इन्वेस्टेड इन अफगानिस्तान। क्लैश कहाँ होगा? अब देखिए यहाँ पर रीजनल इन्फ्लुएंस को एक्सपैंड करने का मौका मिल रहा है इंडिया को, मगर क्लैश कहाँ होगा? तालिबान की जो डोमेस्टिक पॉलिसीज है, रिप्रेशन ऑफ वुमेन, ये सब, और चाइना का जो एक्सपैंडिंग इन्फ्लुएंस है अफगानिस्तान पे, क्योंकि चाइना भी इन्वेस्ट कर रहा है अफगानिस्तान में। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होगी। साथ में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का, जो हमेशा से एक बहुत बड़ा कंसर्न रहा है इंडिया के लिए। A strong China-Taliban relationship may lead to geopolitical challenge, including potential threat to India's regional security. Next है students, China's attempt to assert water hegemony threaten India's water security and regional stability. अब ये क्वेश्चन क्यों आया है? क्योंकि चाइना वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डैम कंस्ट्रक्ट कर रहा है, इसीलिए ये क्वेश्चन आया है। तो चाइना एक अटेम्प्ट कर रहा है अपना वाटर हेजिमनी, वाटर सुपीरियोरिटी को एजर्ट करने का। तो अगर वो अटेम्प्ट ऐसा करता है तो इंडिया की वाटर सिक्योरिटी को थ्रेटन होगा। ओके, तो ये जो लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डैम जो प्रोजेक्ट है चाइना का, वो बहुत ज्यादा रिस्की है, क्योंकि एक ऐसा ही डैम कंस्ट्रक्ट किया था चाइना ने, और जिसने क्या किया था, वाटर फ्लो को बहुत जबरदस्त ऑल्टर कर दिया था, चेंज कर दिया था, जिसकी वजह से इंडिया में अ, मतलब एक फ्लड आया था अक्टूबर, मतलब इस डैम की वजह से ये फ्लड भी आया था, और इंडिया का जो एग्रीकल्चर वाटर अवेलेबिलिटी को भी इम्पैक्ट किया था। फिर एक और चीज है जो चाइना, इस तरह का जो डैम है, आपको शुरुआत इसी से करनी चाहिए, फैक्ट है। अगर ये डैम कंस्ट्रक्ट कर रहा है तो रीजनल स्टेबिलिटी किस तरह से इम्पैक्ट होगी इंडिया की, या थ्रेटन होगी। तो ये सेस्मिक जोन में ये डैम कंस्ट्रक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से जो सेस्मिक जोन मतलब जहां पे अर्थक्वेक आने के चांसेस होते हैं, द रीजन दैट इज प्रोन टू अर्थक्वेक। तो वो डाउनस्ट्रीम नेशन में बांग्लादेश आ गया, आपका इंडिया आ गया, तो डाउनस्ट्रीम नेशन को हार्म करेगा। इसके पहले भी चाइना ने ट्राई टू वेपनाइज वाटर 2017 में बाय विथहोल्डिंग ब्रह्मपुत्र रिवर। तो इससे क्या हुआ, आसाम में फ्लड आया था, कॉजिंग फ्लड इन आसाम। ओके, तो ये सारे मैं आपको पॉइंट्स दे रही हूँ, मगर इसको आपको कैसे अरेंज करना है वो आपको देखना है। फिर उसके बाद कंट्रोल ओवर ट्रांस बाउंड्री रिवर, तो चाइना अपना पूरा वाटर फ्लो को मैनिपुलेट कर रहा है, रिलीज करना, ब्लॉक करना अपने हिसाब से। वो इंडिया के एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, हाइड्रो पावर सेक्टर को बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट करेगा। अब चाइना ऐसा नहीं करना चाहिए चाइना को। तो इसका पहला तो है ईएलएम, एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म इन वाटर मैनेजमेंट, जो इंडिया और चाइना ने साइन किया था। और ये डिप्लोमेटिक एंड टेक्निकल प्लेटफॉर्म है बिटवीन इंडिया एंड चाइना टू एड्रेस वाटर रिलेटेड इशू। इसका जो लास्ट मीटिंग हुआ था वो 2023 में हुआ था। फिर जो द यूएन कन्वेंशन लॉ ऑफ नॉन नेविगेशनल यूज ऑफ इंटरनेशनल वाटर में जहां पे नेविगेशन नहीं कर रहे हैं, वो ये जो कन्वेंशन ये एम्फसाइज करता है प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटेबल एंड रीजनेबल वाटर यूटिलाइजेशन। तो चाइना इसको भी वॉयलेट करेगा। जब डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हम वाटर को पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो इक्विटेबल एंड रीजनेबल वाटर यूटिलाइजेशन होगा ही नहीं। तो आपको इसके बारे में और इसके बारे में बताना ही चाहिए। और दूसरा है जो हाइड्रोलॉजिकल डेटा है, यानी वाटर शेयरिंग डेटा, वो चाइना और इंडिया में बहुत पहले बंद हो गया था, इसके बारे में भी आपको बताना है। ओके, अब इंटरनेशनल रिलेशन पे ये लास्ट क्वेश्चन है। The long overdue thaw between China and India shows the signs of lasting stability. Thaw का मतलब क्या होता है? ईजिंग ऑफ टेंशन। जब टेंशन ईज आउट हो जाता है उसको thaw कहते हैं। लॉन्ग ओवरड्यू मतलब लॉन्ग अवेटेड। तो चाइना और इंडिया के बीच में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन था वो थोड़ा सा ईज आउट हुआ है। तो क्वेश्चन ये है
कि ये जो टेंशन जो है बीच में, जो चाइना इंडिया के बीच में जो ईज हो रहा है, वो स्टेबल रहेगा, यानी वो टेंशन खत्म हो जाएगा और फिर पीस आ जाएगा बिटवीन इंडिया एंड चाइना। लास्टिंग स्टेबिलिटी को, किसका लास्टिंग स्टेबिलिटी? इंडिया और चाइना के बीच में जो सो कॉल्ड पीस नजर आ रहा है। ओके, तो सबसे पहले आपको बताना है इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन कब शुरू हुआ? 2020 गलवान वैली से। ठीक है। फिर उसके बाद चाइना इंडिया ने डिसाइड किया कि मिलिट्री डिसएंगेजमेंट होगा डिस्प्यूटेड बॉर्डर में, वहां पे कोई भी मतलब पेट्रोलिंग नहीं होगी। फाइन। और पेट्रोलिंग नहीं, सॉरी, डिप्यूट नहीं किया जाएगा आर्मी को। तो 4 साल टेंशन के बाद डिसाइड किया मिलिट्री डिसएंगेजमेंट होगा। तो ये अच्छी बात है, ऐसा लग रहा है ये लास्टिंग स्टेबिलिटी। देखिए, ये क्वेश्चन के आप अगेंस्ट में भी लिख सकते हो। आप लिख सकते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में जो टेंशन अभी ईज आउट हो रहा है, उसका लास्टिंग स्टेबिलिटी नहीं रहेगा, वो टेंशन वापस से आएगा। आप इसके फेवर में भी बोल सकते हो, इसके अगेंस्ट में भी बोल सकते हो। तो पॉजिटिव साइड में क्या है कि मिलिट्री डिसएंगेजमेंट पहली चीज। दूसरा, कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हो गया, हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयरिंग शुरू हो गया है, फिर डायरेक्ट फ्लाइट रिज्यूम हो रही है। ओके, तो इससे पता चल रहा है हाँ टेंशन ईज आउट हो रहा है। मगर आप इसके अगेंस्ट में क्या लिखोगे? जो मिलिट्री डिसएंगेजमेंट की बात हुई थी, तो फुल डी एस्केलेशन एंड ट्रूप्स विड्रॉल अभी तक नहीं हुआ है, पेंडिंग है। और तिब्बत इशू अभी भी पोटेंशियल फ्लैश पॉइंट है, दोनों के बीच में फ्रिक्शन पैदा कर सकता है। फिर चाइना का जो वाटर हेजमनी है, वो अभी भी प्रॉब्लमेटिक है, जो इंडिया के रीजनल स्टेबिलिटी को थ्रेटन कर रहा है। तो ये सारी चीजें लिखनी है, मगर आपको बहुत ऑर्गेनाइज वे में लिखनी है स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।